नमस्कार, दोपहर के 12 बजने वाले और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और शुरुआत बिहार की सियासत की से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर की करते हैं। जी हां, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस वक्त पटना में चल रही है और हम आपको बताएं नीतीश कुमार खुद इस बैठक में पहुंच चुके हैं। जेडीयू के तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है पटना में। जेडीयू के तमाम बड़े नेता यहां पहुंचे और आगे की रणनीति पर बातचीत होगी, मंथन इस बैठक में होगा। जेडीयू अपने संगठन का विस्तार करना चाह रही है। कई राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी भी है। संगठन में फेरबदल की बात तक कही जा रही है। इसके अलावा नए चेहरों को मौका देने की बात कही जा रही है। वह कृषि कानून में भी अपना स्टैंड एट जेडीयू की तरफ से साफ हो सकता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश की भी बात होगी। वहां से 6 जेडीयू विधायक जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस पर भी आज बातचीत या फिर मंथन होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, तो जेडीयू के लिए ये महामंथन का दौर है और इसी महामंथन से क्या निष्कर्ष निकलता है जो आगे के राह को तय करती हुई नजर आएगी जेडीयू, क्योंकि जिन सीटों पर जेडीयू की हार हुई आखिर उसके पीछे की वजह क्या रही, किस कदर चिराग पासवान के फैक्टर ने नुकसान पहुंचाया और क्या सहयोगी पार्टी बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर वो कार्रवाई की गई जो होनी चाहिए थी, जो अपेक्षित थी। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के हालात को लेकर के भी इसमें गहन चिंतन और मनन। 2 दिनों तक चलने वाले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं जेडीयू कार्यालय और 11:30 बजे से यह बैठक शुरू हो जाएगी और जाहिर सी बात है इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल बैठक का एजेंडा तय कर दिया गया था जिसमें संगठन विस्तार से लेके जो पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिल पाई थी विधानसभा चुनाव में उसको लेके चर्चा होगी आज। इसके अलावा बंगाल चुनाव के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों को जो तोड़ा गया उस पर भी चर्चा होगी जिसे लेकर जेडीयू के नेता हाथ हैं। तो जाहिर सी बात है आज इस बैठक में देश भर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लगभग 66 सदस्य इस बैठक में रहेंगे और जिनके साथ नीतीश कुमार महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। तो इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नीतीश कुमार अभिवादन करते हुए अपने समर्थकों के साथ और इस बैठक में भाग लेंगे। तो जाहिर सी बात है कल चेहरे पे मुस्कुराहट लिए नीतीश कुमार बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे जेडीयू कार्यालय में और इस वक्त तमाम जो सदस्य हैं वो कर्पूरी सभागार में पहुंच चुके हैं और जहां से अब कुछ देर के बाद बैठक शुरू हो जाएगी। तो ये बैठक कई महीनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और नीतीश कुमार आज दूसरे दिन इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक लगभग 2 घंटे तक चली और उसके बाद बैठक में एजेंडा तय किया गया, लेकिन आज उसी एजेंडे पे ये बैठक होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होगी। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कर्पूरी सभागार की तस्वीर जहां पे नीतीश कुमार अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और जो एजेंडा तय किया गया है उस पर आगे की रणनीति बनाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। नहीं, चिंतित इसलिए नहीं है कि भाई बिहार में हमारा अलायंस है और जगह तो हम लोग आमने सामने लड़ते ही रहे हैं। दिल्ली में पीछे हम लोग अलायंस में जरूर लड़े, पिछला विधानसभा जब फरवरी में हुआ था, इसलिए हमको लेकिन जेडीयू के विधायक वहाँ पे समर्थन दे ही रहे थे बीजेपी के सरकार को, तो फिर विधायकों नहीं, ये तो सच है कि समर्थन दे रहे थे। इसमें क्या फैक्ट्स है, किस परिस्थिति में हुआ, क्या हुआ, ये अभी डिटेल्स नहीं इसमें है। नहीं, अभी हमको नहीं लगता इस पर यहाँ पे चर्चा। आपके विरोधी इसी बहाने आप लोग पे हमला बोल रहे हैं। उनको और काम क्या है, वो तो मौका ढूंढ रहे हैं ना, वो मौका नहीं मिलने वाला है। सब विषयों पर चर्चा होगी, बैठक हो रही है तो सभी विषयों पर चर्चा होगी और एक निर्णय लिया जाएगा। जो कुछ घटनाएं हो रही है, जो कुछ करना है, आगे की रणनीति पर सभी चर्चाएं होगी। आपको लगता है कि फिर से पुराने दौर में वापस आएगी? जेडी का जो दौर है ना वो चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम होता रहता है ना। अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, अफसोस है कि वहाँ तो हम लोग साथ ही दे रहे थे और ये जो कुछ घटनाएं हुई हैं उससे सदमा है। तो इसका मैसेज क्या गया सर? अब भाई मैंने बताया ना, मैं उस मीटिंग में नहीं था, उसमें क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई। नहीं, बात अरुणाचल प्रदेश की बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सदमा है? उसी की बात कर रहा हूँ, उसी संदर्भ में कह रहा हूँ कि वहाँ पे क्या बात हुई और वहाँ पे क्या फैसला हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, उसके बारे में मुझे जानकारी। लेकिन जेडीयू इस बात से आहत है कि जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। नहीं, ये तो ऑब्वियस है, उसमें कौन सी
इसमें कोई पूछने की बात तो है नहीं। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप अपने विधायकों को तो संभाल नहीं पाए। अब इस पे चर्चा आज के बाद करेंगे। तो देखिए, आज अहम बैठक है, जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक चल रही विवाह, और अहम भी माना जा रहा है क्योंकि जेडीयू का भविष्य भी यहां से आगे तय होगा। बिल्कुल, जेडीयू एक तरफ जहां कोशिश कर रही थी अपने संगठन को विस्तार देने की, बंगाल में देखिए उनकी तरफ से कवायद की जा रही है इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकने की। इसी बीच उनको अरुणाचल प्रदेश में झटका लगता है। बिल्कुल, 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 7 विधायक उनके जीत कर पहुंचे, लेकिन इस कार्यकारिणी की बैठक से ठीक एक दिन पहले 6 विधायक जो हैं वो निकल कर चले जाते हैं बीजेपी में, उस बीजेपी के साथ जो कि बिहार में सहयोगी पार्टी है। और इसीलिए अब सवाल उठ रहा है और विपक्ष भी इसे लेकर के सवाल उठा रहा है कि देखिए बीजेपी ने आपके अपने ही विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया, तो फिर एक तरफ टूट और दूसरी तरफ साथ कैसे चल रहा है। अभी विभाग संजय झा की भी हमने बाइट सुनी, उनका भी बयान सुना लिया, अशरफ फातमी साहब थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जेडीयू में अंदर खाने इसको लेकर विरोध है। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन जो है बिहार में है, बिहार से बाहर नहीं है। लेकिन कल खालिद अनवर ने कहा, आज अली अशरफ फातमी कह रहे हैं कि अफसोस है, दुख है, अपनी सहयोगी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है आज इस पर मंथन हो, बातचीत हो और कोई ना कोई स्टैंड जेडीयू की तरफ से जरूर लिया जाएगा। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ के हैं। आनंद, आज जब दूसरा दिन और आखिरी दिन भी जब ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त हो रही है, क्या ये माना जाए कि इस बैठक के खत्म होने के साथ ही नीतीश कुमार भी खुलकर नाराजगी जाहिर करेंगे, जो स्थितियां अरुणाचल प्रदेश में हुई है जेडीयू की और बीजेपी सहयोगी की तरफ से की गई है उसे लेकर? देखिए विभा, आपको 2 से 3 दिन पहले नीतीश कुमार को बयान याद आता होगा, जब नीतीश कुमार से अरुणाचल प्रदेश में जो जेडीयू के विधायक टूटे थे, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि ये कोई बातें कह के चलते बने। लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट उस वक्त जो दिखी, लेकिन अब जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, जो भी बड़े नेता हैं, उनके बयानों से तो साफ होता है कि जेडीयू को अंदर खाने गंभीर चोट लगी है। यही वजह है कि जेडीयू के कई बड़े नेताओं से जब हम लोगों ने बातचीत की और इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बात से जेडीयू आहत है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जेडीयू के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। संजय झा के एक बयान को अगर आप गौर से देखें तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ा इशारा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब जेडीयू वहां पे बीजेपी को समर्थन दे रही थी, उसके बाद भी जेडीयू के विधायकों को तोड़ना ये थोड़ा समझ नहीं आया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, जेडीयू को उम्मीद नहीं थी कि उनके सहयोगी पार्टी है, भले ही बिहार में उनके साथ सरकार चल रही हो, बिहार के बाहर उनका कोई गठबंधन नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से अगर संजय झा अगर ये कर रहे हैं कि हमने तो समर्थन दे दिया था, बावजूद इसके हमारे विधायकों को तोड़ा गया, तो ये समझ से परे है। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू नेताओं को अब तक इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से घटना उनके सहयोगी पार्टी करेगी। लेकिन कल केसी त्यागी ने एक और महत्वपूर्ण बात कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार में, अभी हम बहुत जगह चुनाव लड़ने वाले हैं। उनका इशारा बंगाल में था, यूपी में था, और जाहिर सी बात है जेडीयू ने साफ कर दिया कि 70 वहां पे उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन बहरहाल हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, कर्पूरी सभागार है और कर्पूरी सभागार में 11:30 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, ललन सिंह जैसे, जो संजय झा, अशोक चौधरी जैसे जो बड़े कद्दावर नेता हैं जेडीयू के, जो मेन कोर टीम नीतीश कुमार का माना जाता है, वो तमाम लोगों के साथ देश भर से जो 66 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी मीटिंग चल रही है। तो जाहिर सी बात है, मीटिंग को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि इस बैठक में क्या कुछ निकलेगा। नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों को एड्रेस भी करने वाले हैं और जिस तरीके से जेडीयू नेताओं के बयान मुखर होने लगे हैं अरुणाचल प्रदेश को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस बैठक में ये बात की चर्चा भी हो रही है कि जेडीयू को उम्मीद के मुताबिक सीट क्यों नहीं मिल पाई, इसके पीछे मूल वजह क्या थी। बिल्कुल आनंद, थोड़ा इंतजार करते हैं जब मुख्यमंत्री निकलेंगे, बैठक खत्म होगी, उसके बाद क्या बयान देते हैं, क्या स्टैंड लिया जाता है, ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल, और स्टैंड लेते हैं तो क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि ये बिहार में गठबंधन पर बड़ा इफेक्ट डालने वाली है और इसीलिए विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में भी नजर नहीं आता है। इस बीच बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है। गोपालगंज में 2 भाइयों की बेरहमी से पिटाई की गई और देखिए इतनी ज्यादा पिटाई की गई कि एक शख्स की मौत हो जाती है, एक भाई की मौत हो चुकी है। बॉडी पर बेल्ट के निशान नजर आ रहे, यानी कि बेल्ट से इन दोनों की पिटाई की गई थी, जिसमें एक भाई की मौत हो चुकी है। यादवपुर के विशुनपुर गांव का यह मामला, 4 लोगों के खिलाफ इस वक्त शिकायत दर्ज कराई गई है।
और पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम देने की बात कही जा रही है। सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, क्या ये माना जाए कि सिर्फ जो वजह इस वक्त पुरानी रंजिश को सामने रखा जा रहा है ये वजह है, या कोई और भी बात इसके पीछे निकलकर सामने आ रही है? देखिए, मैं बता दूं कि पूरा मामला जो है ये युवक की पिटाई से जुड़ा हुआ है। जो दोनों दलित युवक छात्र हैं, भाई थे, और आरोप है कि जो गांव के 4 लड़के हैं जो दबंग किस्म के हैं, उनके द्वारा पहले उनका बंधक बनाया गया। बंधक बनाने के बाद पिटाई की गई, उसके ऊपर बाइक चढ़ाया गया। तो इसको लेकर के पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एसडीपीओ नरेश पासवान से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि जो पीड़ित के बयान है वो दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और 2 नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह से जो है पुलिस जो काफी दबाव में थी और अभी 2 लोग गिरफ्तार करके पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि हत्या की वजह क्या है। दूसरे भाई की स्थिति कैसी है मुकेश? दूसरे भाई की स्थिति अब नॉर्मल है, क्योंकि वो मौके से फरार हो गया था जब रमेश पिटाई की जा रही थी, और जब वो अपने भाई को बचाने के लिए गया तब उसकी पिटाई की गई, लेकिन उसके जो स्थिति गंभीर नहीं है और वो नॉर्मल है और उसी के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, सीतामढ़ी से भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक बुजुर्ग की यहां गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, देखिए, लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है और हत्या की वारदात जो सीतामढ़ी से भी सामने आई है। एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की गई है और इसके पीछे जमीन विवाद को कारण बताया जा रहा है। अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। नानपुर के गौरी गांव की एक घटना है। तो सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की गई है। अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और ये घटना जो है नानपुर के गौरी गांव की है। और अगली खबर अनूप, परीक्षार्थियों की परेशानी से जुड़ी हुई है। देखिए, आज बीपीएससी की परीक्षा जो है वो 12 बजे से शुरू हो चुकी है। 12:10 हो रहे हैं, यानी कि परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट हो चुके हैं। कोरोना के वक्त में कई गाइडलाइंस और इन गाइडलाइंस के साथ ये परीक्षार्थी सेंटर तक जब पहुंचे, कई परेशानियों, कई दुश्वारियों का सामना इन्होंने किया है। महिला परीक्षार्थियों की परेशानी का अंदाजा लगाइए। रात के वक्त ये लोग पहुंचे और इसी दौरान महिला परीक्षार्थी के पर्स को लेकर एक शख्स यहां से भाग खड़ा हुआ। हालांकि शोर मचाने के बाद रेलवे ट्रैक पर इस शख्स को दौड़ाकर पकड़ लिया जाता है। देखिए, ये कैसे बेहदवास होकर ये महिला जो है इधर उधर भागती हुई स्टेशन पर नजर आ रही है। हालांकि चूंकि वहां पर कई और परीक्षार्थी मौजूद थे, इन लोगों ने इस शख्स को पकड़ लिया। पीड़ित महिला परीक्षार्थी जो है पूनम गुप्ता उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से परीक्षा देने के लिए पहुंची हुई थी और ये बेहद परेशान हुई, क्योंकि रात के वक्त इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। स्टेशन पर ही रात गुजार रही थी ताकि सुबह परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके। और इस तरह की परेशानी सभी तमाम छात्रों को उठानी पड़ी। आरा स्टेशन पे थोड़ी समय बाद जब हम स्टेशन पे बैठे हैं प्लेटफॉर्म पे, तो पीछे से मेरा हैंड पर एक चोर आके लेके गया है और फिर डरते हुए पकड़ तो लिए, बट मेरा उसमें से मोबाइल गायब हो चुका है। आपके साथ कुछ छेड़छाड़ भी? नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग बस बैग ऐसे रखे हैं, हाथ धुलने जा रहे थे और वो बैग लेके भागा है बस। अभी पकड़ लिए हैं जाके। काफी मशक्कत देखिए, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। हाँ, मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। अब चोर हम लोग तो कहीं फेस किए नहीं है, फर्स्ट टाइम फेस की, तो अब ऑब्वियसली मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। और अब बात करते हैं झारखंड पुलिस के जबरदस्ती की, जहां देर रात 1:30 बजे रांची पुलिस मोरहाबादी पहुंचकर वहां जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी, वह होमगार्ड के अभ्यर्थी थे और झारखंड पुलिस के जो सफल अभ्यर्थी थे उनको वहां से हटा दिया गया। जी हां, लगातार कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 1:30 बजे रात पुलिस वहां पहुंचती है और इनको जबरन वहां से हटाकर खेल गांव ले जाया जाता है। यही नहीं, लातेहार के जो होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी थे उनको वहां से तुरंत लातेहार भेज दिया जाता है बस में बिठाकर, और बाकी लोगों को खेलगांव में रख दिया गया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो बाकी बचे लोग हैं इनको भी अपने घर भेजने की तैयारी है। तो काफी हंगामा हुआ है। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, जबरन इनको हटाया गया है। तो अनूप, इन परीक्षार्थियों की परेशानी का अंदाजा लगाइए। ये सभी जो अभ्यर्थी हैं ये सफल अभ्यर्थी हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें प्रशिक्षण मिलता, इनकी ज्वाइनिंग हो पाती, लेकिन इसी मांग को लेकर 28 दिनों से ये सभी धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन कल रात अचानक से 1:30 बजे के आसपास कार्रवाई की जाती है, इन्हें जबरन यहां से हटाया गया, इनके साथ धक्का मुक्की की गई, कई लोगों को चोटें भी आई और इसी का जिक्र ये तमाम लोग कर भी रहे थे। होटवार में इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है मोरहाबादी मैदान से हटाकर।
क्योंकि ये सभी अभ्यर्थी जो हैं ये राज्य के कई दूसरे हिस्सों से यहां पर पहुंचे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, धरना दिया जा रहा था। इनकी मांग जो थी, दूसरी मेधा सूची जारी की मांग की जा रही है इनकी तरफ से। अनिश्चितकालीन धरने पर ये बैठे हुए थे, लेकिन इन्हें जबरन हटाया गया है, इनके साथ मारपीट की गई, महिला अभ्यर्थियों के साथ बदसलूकी भी की गई है, जिसका आरोप ये अभ्यर्थी लगा रही हैं। पानी के लिए गाड़ी में जब नहीं आ रहे थे, हम गाड़ी के चक्कर नीचे सो गए, जबरदस्ती से मार करके प्रशासन के द्वारा ऐसा किया गया है। प्रशासन ने हम लोग को बोला गया कि जाके ले जाएंगे, हम लोग को खेलगांव में कैद करके रखा गया है। और दूसरी बात और यहाँ तक चुनी गई पुलिस प्रशासन को सैल्यूट करते हैं, लेकिन ये दो चीज के लिए महिला लोग को जबरदस्ती खींच के लाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन बोला कि नहीं, तुमको भी खींच के मारेंगे, खींच के मारा गया है, उसका भी वीडियो हम लोगों के। तो इस कड़ाके की ठंड में रात के 1:30 बजे कार्रवाई करने की जरूरत क्यों आ पड़ी, ये सवाल है। और क्यों महिला अभ्यर्थियों के साथ साथ ये तमाम अभ्यर्थी जो अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठे थे, उनके ऊपर जबरदस्ती किस लिए की गई, इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। फिलहाल यहां रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। और बात करते हैं जबरन शादी करवाने वाले एक मामले का। जी हां, खबर दरभंगा से है, जहां एक महिला की जबरन शादी करा दी गई है। जी हां, गांव वालों ने एक महिला को एक युवक के साथ पकड़ा, उसके बाद उस महिला को उसके मायके भरवाड़ा भेज दिया गया। और मायके वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो विधवा के देवर को जबरन भरवाड़ा लेकर आया गया और फिर स्थानीय मंदिर में गांव वालों के सामने दोनों की शादी करा दी गई। और देखिए, हालांकि इस दौरान दूल्हा बना युवक रोता रहा, लोगों से ऐसे नहीं करने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और शादी संपन्न करा दी। और हैरानी देखिए, हैरानी इस बात की है कि युवक जो है महिला से लगभग आधी उम्र का है। ऐसी घटनाओं के बाद कई सवाल उठते हैं। सवाल है कि गांव वालों को कानून हाथ में लेने का आखिर अधिकार किसने दिया? महिला के केस में आखिर युवक की क्या गलती थी? और सवाल यह भी कि जिससे संबंध था उससे क्यों शादी नहीं कराई गई? और चलिए अब आपको कटिहार की वो खबर दिखाते हैं। अमूमन जब भी लड़ाई झगड़े मारपीट की बात होती है तो जो जहन में तस्वीर उभरती है वो लड़कों के बीच हाथापाई की होती है, लेकिन जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये कटिहार की वीडियो है। और देखिए यहाँ पर पापा की परियां, जी हाँ, लड़कियां ही एक दूसरे पर हाथ आजमाती हुई नजर आ रही हैं। कोचिंग पढ़ने के लिए ये सभी गई हुई थी घर से। कोचिंग जैसे खत्म होती है, बाहर निकलने के बाद किसी विवाद को लेकर के इनके बीच में तू मैं शुरू हुई और उसके बाद क्या था, दे दनादन एक दूसरे के ऊपर ये सभी हाथ आजमाती हुई नजर आई। कुछ लड़कियों को यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राहगीर जो यहाँ पर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश पर भी ये लड़कियां मानने को तैयार नहीं दिखी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इस दंगल को खत्म कराया जा सका। यार ब्लड निकाल दिया। और चलिए अब आपको मिलाते हैं कटिहार के मानव झा से। मानव झा वो शख्स जिन्होंने बेली डांस के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हां, अक्सर कहा जाता है कि बेली डांस महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए होता है, लेकिन मानव झा ने इसी डांस के जरिए अपनी पहचान बनाई और इसके लिए उन्हें कई बार ताने भी सुनने पड़े हैं। इजिप्ट की विशेष नृत्य शैली है ये बेली डांस, और बेली डांस के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। अपने दृढ़ निश्चय के बल पर वो इस चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के सहयोग से मानव झा बेली डांस को कैसे बिहार के साथ साथ देश भर के कोने कोने तक ले जाना चाहते हैं, इसे लेकर हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने मानव झा से खास बातचीत भी की।
के लिए कुछ भी करेंगे, ये चर्चा तो आप लोग कई तौर पर सुने होंगे। इस चर्चा का सारांश जो भी निकलता है वो अलग विषय है, लेकिन आज हम बात करते हैं बिहार के पहले मेल बेली डांसर से, जो कि मानव झा है। मानव का कई यूट्यूब वीडियो भी इन दिनों चर्चा में है और इस बीच मानव हमारे साथ है। आइए बात करते हैं कैसे मानव झा मेल बेली डांसर बन गए और बिहार में इसका क्या भविष्य है। मानव, न्यूज़ 18 में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। डांस हम लोग देखे और बड़ा आकर्षक है, लेकिन मानव तमाम फॉर्मेट को छोड़कर जो एक अलग सामाजिक सोच है, उस सोच में जाकर बेली डांस को कैसे चुना और कैसे इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचा है? तो हमको यही लगा कि जैसे अब सब लोग दाल चावल खाएंगे तो हम रोटी खाएंगे, कुछ वैसा ही। अगर 10 बंदर सामने खड़े हैं और उसमें एक लंगूर है तो लोग बोलेगा एक लंगूर है, बाकी सब तो बंदर ही है ना। तो वैसे ही कुछ हम सोची कि जैसे डांसिंग स्टाइल तो बहुत सारे, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, जैज, लिरिकल, कथक, सेमी क्लासिकल, भरतनाट्यम, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम कहीं भी ऑडिशन देने जाते हैं या कंपटीशन में जाते हैं, देखते हैं कि सारे डांसिंग स्टाइल बहुत सारे ऐसे है। तो बेयान सिंह मेरे मन में ख्याल इसलिए आया क्योंकि वो सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। कई सामाजिक ताना भी आता है इस चर्चा को लेकर, आपके साथ भी इस तरह का कई। हाँ, ये तो बहुत सारा चीज हुआ, बहुत समय अलग अलग जगह पे, कुछ अपने होते हैं, कुछ पराये होते हैं, बट बात दिल से कभी नहीं लगाते हैं, क्योंकि दिल से लगाने लगेंगे तो फिर अपने दिल का कभी नहीं सुन सकेंगे, इसलिए नहीं सुनते। उन्होंने कहा हाँ, बहुत कुछ सहना पड़ा मुझे इस जगह पे खड़े होने के लिए, मुझे बहुत कुछ लोगों से सुनना पड़ा, बहुत ताना सहना पड़ा, पर आगे बढ़ गए। ऊपर वाले मेरे साथ है। सरकार से उम्मीद यही है कि जितने भी कलाकार मेरे तरह हैं, मेरे तरह जैसे कलाकार हैं, उन लोगों को कुछ सरकारी सहायता दे, क्योंकि हम सुने हैं जहाँ तक कि बहुत सारा ऐसा कुछ निकलता है योजना जो कलाकार लोग के लिए भी होता है, बट आज तक ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं पहुँचा है। क्या नाम है? मानव झा। तो ये थे मानव झा, बिहार के पहले बेली डांसर, जो बता रहे थे अगर सरकार इस कला को प्रोत्साहित करे तो निश्चित तौर पर ये कला बिहार के लिए एक पहचान बन सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। कला और कला के चाहने वाले, और देखिए एक जिस फॉर्म में मानव, अगर इनके नाम को देखा जाए तो मानव ये खुद भी कह रहे हैं कि अगर मैं लोगों के तानों को दिल से लगाता तो शायद अपने दिल की नहीं कर पाता, और इसीलिए मैं ये चुनता हूँ क्योंकि मुझे लीक से हटकर अपनी अलग पहचान बनानी है। हाँ, सरकार की मदद की अपेक्षा जरूर करते हैं। बिल्कुल विवाह, और शायद ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं जो चुनौतियों का सामना करते हैं। मानव ने भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। ये वो डांस जो खासकर महिलाएं करती हैं, और इजिप्ट की ये डांस की शैली है, और ज्यादातर गानों में आपने भी देखा होगा कि ऐसी डांस सिर्फ महिलाएं करती है, लेकिन मानव ने इस चुनौती को पार किया। ताने भी सुने और समाज के कई लोगों ने ताने दिए, लेकिन इन चुनौतियों को पार करते हुए मानव आज अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। पूरे बिहार के कोने कोने से लेकर देश के कोने कोने तक बेली डांस को पहुंचा रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।